जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन और आज के टॉपिक में हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज के इस टॉपिक के साथ हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इससे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वी टॉक्ड अबाउट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल। आज हमने पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स की बात करनी है। देखिए, हमने जितने भी कोऑर्डिनेटर पढ़े हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन टिल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनमें आपने नोट किया होगा कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर जो हैं ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में स्टिमुलस के हवाले से कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। जब भी इनको कोई भी स्टिमुलस मिलता है मेरा बच्चा, तो ये उस स्टिमुलस के जवाब में कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब आज हमने बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सेज के बारे में बात करनी है कि जो रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर शो करते हैं वो किस तरह के होते हैं। सो अगर मैं आपको पर्टिकुलरली उन रिस्पॉन्सेज के बारे में बताऊं जो कोऑर्डिनेटर शो करते हैं, तो हम जनाब उन रिस्पॉन्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आमतौर पर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो या तो मेरा बेटा ग्लैंड शो करेंगे या फिर मसल्स शो करेंगे। ये मैंने जब आपको इफेक्टर्स पढ़ाए थे तो तब भी हमने ये बात की थी कि ग्लैंड भी एक इफेक्टर है और जो मसल्स हैं वो भी एक इफेक्टर है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गन्स भी इफेक्टर हैं। तो जो रिस्पॉन्सेज आमतौर पर शो होते हैं वो इन ग्लैंड्स या मसल्स के थ्रू होते हैं। अब हम इन रिस्पॉन्सेज को, वो रिस्पॉन्सेज जो कोऑर्डिनेटर कमांड दे के करवाते हैं, उनको दो टाइप्स में मेरा बेटा, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जरा, वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। भाई, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो वॉलंटरी होते हैं और कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज मेरा बेटा वो रिस्पॉन्सेज होंगे जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, दैट आर अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल। मिसाल के तौर पे, अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोलना मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में है। अगर मैं चाहूं तो बोलूं, अगर मैं ना चाहूं तो मैं ना बोलूं। मेरा मार्कर से लिखना, मेरा आपकी तरफ कैमरे में देखना, देखते हुए मेरा यूं हाथ हिलाना, ये सारी की सारी चीजें मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में है। मैं चाहूं तो ये चीजें करूं, मैं चाहूं तो ये चीजें ना करूं। तो ऐसे सारे के सारे रिस्पॉन्सेज जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज कहते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कहते हैं। और बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो एब्रप्टली हो जाते हैं, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। दीज इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, दे आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनकी एग्जांपल की भी बात करेंगे कि ये जो इनवॉलंटरी है वो कौन से हैं। आई होप आपको वॉलंटरी क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ये जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं, इनकी कहानी, इनकी स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहां तक तो बात समझ आती है कि एक स्टिमुलस आया है और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में के जवाब में जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में। हमें पता है कि हमने ये जवाब दिया है, बट ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है कि एक स्टिमुलस का जवाब दे रहे हैं हम लोग और वो जवाब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा होता है। चलिए, देखिए, ये जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनमें आमतौर पर इन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज में हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन्स आर नॉट इन्वॉल्व। ये ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनमें ब्रेन के हायर सेंटर्स जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व भी नहीं होते। आप ऐसा समझिए कि इस केस में होता ही है, एक स्टिमुलस आया है, एक स्टिमुलस आया है और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ब्रेन को इन्वॉल्व भी नहीं किया जाएगा। आपका स्पाइनल कॉर्ड ही जवाब दे देगा। यानी स्टिमुलस आया, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को इन्वॉल्व किए बगैर ही जवाब दे दिया। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है उसको हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। देखिए, ये जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज रिफ्लेक्स एक्शन। वही जो हमारा आज का टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ, हम अभी तक इस बहस पे पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे कि मेरा बच्चा वो एक्शन, वो इनवॉलंटरी एक्शन, वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जिनमें ब्रेन के हायर सेंटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उन रिस्पॉन्सेज को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। यहां से ही मैं आपका दूसरी टर्म का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। हमारी सेकंड टर्म जो है दैट इज ऑफ रिफ्लेक्स आर्क।
मेरा बेटा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में सुन लीजिए। देखिए जी, द पाथवे यूज्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता होता है, जो पाथवे होता है, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। देखिए आर्क वैसे भी बुनियादी तौर पर रास्ते, पाथवे के मानी में इस्तेमाल होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क बुनियादी तौर पे वो रास्ता होगा जो रिफ्लेक्स एक्शन इस्तेमाल करेगा। अब इसकी एक आधी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में बड़ी मशहूर एग्जांपल है जी हमारे पास, और वो है मूविंग ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आपने नोट किया होगा कि जब भी कभी आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो फौरन से पहले आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहां कोई चीज पड़ी है और मैं उसको यूं हाथ लगाता हूं और वो मुझे गर्म महसूस होती है, तो मैं फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लूंगा बगैर कोई सोचे समझे। आप जितने मर्जी समझदार हो, जितने मर्जी क्लेवर हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप गर्म चीज को जब आपका हाथ लगे तो आप उसको पकड़े रखें। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये आपके डीएनए में है ही नहीं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो एब्रप्ट सा रिस्पॉन्स होता है, आपने हाथ लगाया किसी चीज को, वो हमें गर्म लगी और हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो GIF आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली द नी जर्क। इसको बेटा नी जर्क बोलते हैं। आपने अक्सर ये भी नोट किया होगा कि जब कभी आपकी एल्बो के पीछे यहां पर आपको कोई चीज लगती है ना, तो फौरन से आपकी एल्बो सीधी हो जाती है। ये जो बेंड ऑफ एल्बो है, जो सीधा होता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ एल्बो है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की ही एक मिसाल है। ये भी बहुत अब्रप्ट होता है। इसी तरह अगर आपके घुटने पे कोई चीज मारी जाए, आपका घुटना अगर ऐसे बेंडेड है, ऐसे है, और उसके ऊपर कोई चीज मारी जाएगी तो वो फौरन से सीधा हो जाएगा, वो फौरन से सीधा हो जाएगा। आप कभी आजमा लीजिएगा ऐसे करके कि घुटने के ऊपर अगर आप किसी भी चीज को हिट करते हैं हल्का सा, तो आपका घुटना फौरन जो है वो सीधा हो जाता है। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की एक मिसाल है। यहां से ही मैं चाहूंगा कि हम अपना जो रिफ्लेक्स आर्क है वो भी डिफाइन कर लें, वो जो रास्ता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले जो स्टिमुलस है उसको सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करते हैं। उन्होंने रिसीव कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स उसने करवाना है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज भेजता है किसी भी इफेक्टर को कि भाई ये काम करना है, इसको जल्दी से कर लो। इस केस में ना स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता, बिकॉज ब्रेन को इन्वॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड फौरन से एक जो है वो एक्शन ले लेता है, और साथ ही ब्रेन को भी मैसेज भिजवा देता है कि भाई ये काम करना है, ये काम मैंने कर दिया है, ये बाकी है, अब इसको तुम खुद देख लो। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की एक और मिसाल की बात करें तो आपने अक्सर ये भी नोट किया होगा कि आप अगर कभी कहीं बेध्यानी में भी खड़े हैं, कंप्लीटली एक्टिव नहीं भी हैं, एंड इफ समबडी थ्रो समथिंग ऑन यू जस्ट लाइक दिस, तो आप अपनी बॉडी को टिल्ट कर लेते हैं, आप अपनी बॉडी को हल्का सा मूव कर लेते हैं। कभी भी जब कोई चीज आप पे थ्रो की जाती है तो आप घबराते नहीं है, आप बड़े आराम से अपने आप को थोड़ा बहुत इधर उधर बेंड कर लेते हैं। अब ये जो बेंडिंग ऑफ योर बॉडी है ना, दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये एक मूवी का सीन है, बल्कि एक सीजन का सीन है। अब आप ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस सीजन का सीन है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।